हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे हिंदी भाषा का विकास एवं बोलियाँ। ये आपका जो है फ्रेंड्स, ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसका मैंने जो है पहला पार्ट अपलोड कर रखा है। इसमें आधा चैप्टर यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये लेंथी चैप्टर है, तो इसलिए मैं इसको 2 पार्टों में लेके आया हूँ। और आज हमारा यहाँ पे जो सेकेंड पार्ट रहेगा, ये रहेगा हिंदी भाषा का विकास। और उसके बाद यहाँ पे राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा का विकास, इन सभी का हम यहाँ पे आज अध्ययन करेंगे। और इसके बाद जो थर्ड चैप्टर आपको मिलेगा फ्रेंड्स, इसी चैप्टर के आपको उसके बाद जो है 100+ आपको यहाँ पे 195 के समथिंग वहाँ पे जो है MCQ हैं, तो उनको हम इसके अगले वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा आज रहेगा हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास क्या है कि भाषा के लिए हमने पहले भी देखा था कि जो हिंदी जो भाषा शब्द है वो क्या है, संस्कृत के भाषा शब्द से बना हुआ है। तो यहाँ पे आज हम देखेंगे भाषा। तो हमने पहले भी देखा था कि जो भाषा है क्या है, भाषा और बोली में क्या होता है, अंतर होता है। भाषा का क्षेत्र बड़ा होता है और बोली का क्षेत्र क्या होता है, छोटा होता है। और जो भाषा होती है उसमें क्या होता है, साहित्य का प्रयोग होता है। लेकिन जो हमारा क्या होता है, हमारी जो बोली होती है उसमें साहित्य का प्रयोग नहीं होता है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, भाषा। तो भाषा के लिए हिंदी शब्द का सबसे प्राचीनतम प्रयोग सफरुद्दीन के जफरनामा में मिलता है। किस में मिलता है, भाषा के लिए शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस में मिलता है, सफरुद्दीन के जफरनामा में। उसके बाद खड़ी बोली का जो प्राचीनतम प्रयोग किया था वो क्या था, अमीर खुसरो की रचनाओं में मिलता है। किस में मिलता है, जो खड़ी बोली का प्राचीनतम प्रयोग मिलता है, ये मिलता है आपके अमीर खुसरो की रचनाओं में। हिंदी का वास्तविक आरंभ कब हुआ था, ये हुआ था फ्रेंड्स 1000 ईस्वी में। कब हुआ था, 1000 ईस्वी में। हिंदी विकास कालखंड के भाग, अब कितने भाग हैं, सबसे पहले है आदिकाल भाग। आदिकाल भाग आपका क्या है, 1000 से 1500 ईस्वी तक। उसके बाद आ जाता है मध्यकाल। तो मध्यकाल आपका क्या है, 1500 से 1800 ईस्वी तक है। फिर है आधुनिक काल। तो आधुनिक काल आपका क्या है, 1800 से और अब तक का जो काल है वो आपका क्या है, आधुनिक काल है। हिंदी के विकास में सर्वप्रथम फोर्ट विलियम कॉलेज का योगदान रहा। किसका रहा, हिंदी के विकास में किसका योगदान सबसे पहले रहा, फोर्ट विलियम कॉलेज का। फोर्ट विलियम कॉलेज के जॉन गिलक्राइस्ट ने भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया। किसने, फोर्ट विलियम कॉलेज के जॉन गिलक्राइस्ट ने भारतीय भाषाओं का यहाँ पे क्या किया था, अध्ययन किया था। अब यहाँ पे देखेंगे, आगे देखेंगे, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड था। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र क्या था, उदंत मार्तंड था, जो 29 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन बनेगा कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था, वो था उदंत मार्तंड। और ये काफ़ी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये कब प्रकाशित हुआ था, 30 मई 1826 को। उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक कौन थे, ये थे जुगल किशोर। कौन थे, जुगल किशोर थे। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। 1829 में कलकत्ता में बंगदूत का प्रकाशन हुआ था। 1829 में कलकत्ता में क्या हुआ था, बंगदूत का प्रकाशन हुआ था। आधुनिक काल में पूर्व खड़ी बोली में इंसा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी व सदा सुख लाल की रचना सुख सागर रचित है। किसने, आधुनिक काल में जो पूर्व खड़ी बोली है इसमें क्या क्या है, इंसा अल्लाह खां की रानी की केतकी की कहानी और सदा सुख लाल की रचना यहाँ पे क्या है, सुख सागर रचित की गई है। किसमें, आधुनिक काल में पूर्व खड़ी बोली में। हिंदी का विकास देखेंगे, इसका आधुनिक काल देखेंगे तो भारतेंदु युग पुनर्जागरण काल, यानी भारतेंदु युग को क्या कहा गया है, पुनर्जागरण काल कहा गया है। भारतेंदु को आधुनिक हिंदी का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है। भारतेंदु युग की समय सीमा 1850 से 1990 ईस्वी तक का युग है। इस युग की सबसे बड़ी विशेषता है खड़ी बोली का गद्य रूप में प्रयोग शुरू हुआ था। क्या, जो भारतेंदु युग था इसमें के सबसे बड़ी जो विशेषता है वो क्या है, खड़ी बोली का गद्य रूप में प्रयोग होना। भारतेंदु जी ने लेखक मंडल तैयार किया, जिसे भारतेंदु मंडल भी कहा जाता है।
भारतेंदु मंडल के रचनाकारों का मूल स्वर नव जागरण था। क्या था? नव जागरण था। अगला देखेंगे यहाँ पे, भारतेंदु मंडल के प्रमुख रचनाकार कौन कौन से हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास और राधकृष्ण दास। तो ये क्या है? भारतेंदु मंडल के रचनाकार हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भारतेंदु मंडल के जो है प्रमुख रचनाकार कौन कौन से? सबसे पहले थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, फिर प्रताप नारायण मिश्र, उसके बाद बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास और बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन हो गए, ठाकुर जगमोहन सिंह हो गए, अंबिका दत्त व्यास हो गए और राधा कृष्ण दास आदि हो गए। क्वेश्चन किसी भी तरह से बन सकता है कि यहाँ पे तीन यहाँ से उठा के दे देगा और एक नाम किसी और का दे देगा, और ये भी कह सकता है कि इनमें से भारतेंदु मंडल के प्रमुख रचनाकार इनमें से कौन से नहीं हैं। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकते हैं। आगे देखेंगे हम, हिंदुस्तान का नारा पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी ने दिया था। किसने दिया था? हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने। हिंदी के विकास में काशी नागरी प्रचारिणी सभा 1893 का प्रमुख योगदान है। हिंदी के विकास में काशी नागरी प्रचारिणी सभा का योगदान है। इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा 1990 में सरस्वती पत्रिका का संपादन किया गया, जिसके प्रथम संपादक चिंतामणि घोष थे। अब आ जाता है यहाँ पे द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक नियुक्त हुए। द्विवेदी युग 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक नियुक्त हुए। 1900 से 1920 तक के समय को द्विवेदी युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1900 से और 1920 तक के समय को क्या कहा जाता है? द्विवेदी युग कहा जाता है। द्विवेदी युग का नाम हिंदी भाषा के डिक्टेटर महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे रखा गया है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। अब यहाँ पे 1900 से और 1920 तक के समय को द्विवेदी युग कहा जाता है। द्विवेदी युग का नाम हिंदी भाषा के डिक्टेटर महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे रखा गया, और द्विवेदी युग को जो जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। द्विवेदी युग के रचनाकार कौन कौन से हैं? द्विवेदी युग के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध चंद्र शर्मा गुलेरी और उसके बाद राम नरेश त्रिपाठी आदि। ये क्या है? द्विवेदी युग के रचनाकार हैं। अब आ जाते हैं हम छाया युग। तो छाया युग में 1918 से 1936 के कालखंड को छाया युग कहा जाता है। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार छाया युगवाद का आरंभ 1918 से 1938 माना जाता है। यहाँ पे अलग अलग, क्योंकि काफ़ी बार आपने देखा होगा क्वेश्चनों में यहाँ पे संशय बना रहता है। यह एक क्वेश्चन यहाँ पे अगर आपके पास 1918 से 1936 रहेगा कि छायावाद युग जो है कब से कब प्रारंभ हुआ था। अगर 1918 से 1936 है तो आप इसको भी राइट कर सकते हैं, या आपके पास होगा कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावाद का आरंभ 1918 से 1938 ईस्वी माना जाता है। तो ये भी आप क्या कर सकते हैं? राइट यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बार यहाँ पे अगर यहाँ पे दो डेट एक समय नहीं पूछ सकता है, नहीं तो फिर क्या होगा, क्वेश्चन डिलीट भी हो सकते हैं इस तरह से। इसलिए आपको जो है दोनों को याद रखना है। छायावाद के वास्तविक अर्थ को लेकर विद्वानों में जो है यहाँ पे मतभेद थे। विद्वानों द्वारा छायावाद का अलग अलग अर्थ दिया गया है। सबसे पहले आप देखेंगे नाम है यहाँ पे और छायावाद का अर्थ है। यहाँ पे देखेंगे मुकुटधर पांडे रहस्यवाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी ये है अन्योक्ति पद्धति, रामचंद्र शुक्ल ये है शैली वैचित्र्य, नंद दुलारे वाजपेयी ये हैं आध्यात्मिक छाया का भान, डॉक्टर नगेंद्र स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, नामिर सिंह है गोधुली का काव्य, हजारी प्रसाद द्विवेदी
व्यक्ति स्वातंत्र्य की चेतना की अभिव्यक्ति, और राम स्वरूप चतुर्वेदी ये हैं शक्ति का जागरण का काव्य। छायावाद के जो है 4 प्रमुख स्तंभ हैं। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ हैं, आप सभी जानते होंगे कौन कौन से हैं। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा जी। छायावाद के कितने 4 प्रमुख स्तंभ है? क्वेश्चन में बनता है। क्वेश्चन में कैसे बनता है कि यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, इनमें से कभी 3 उठा लेता है, 3 ले लेता है और एक अन्य देता है और वहाँ पे कहता है कि इनमें से कौन छायावादी के जो प्रमुख स्तंभ है उनमें से नहीं है। या क्या करेगा, यहाँ से एक ले लेगा और बाकी यहाँ वहाँ से क्या करेगा, अन्य ऑप्शन ले लेगा कि यहाँ पर इनमें से जो है छायावाद के जो 4 प्रमुख स्तंभ हैं उनमें से कौन है। ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा जी। छायावादी युग के प्रमुख कवि कौन कौन है? रामकुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान है और रामधारी सिंह दिनकर ये हैं। मुकुटधर पांडे, मुकुटधर पांडे को लिखित रूप में छायावाद का प्रथम प्रयोक्ता कहा जाता है या माना जाता है। मुकुटधर पांडे के लिखित रूप से छायावाद का प्रथम प्रयोक्ता किसे माना जा रहा है? ये माना जा रहा है मुकुटधर पांडे को। डॉक्टर नामवर सिंह, अब आ जाते हैं डॉक्टर नामवर सिंह। तो छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी पीढ़ियों से रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था। क्या है यहाँ पे? दोबारा ऑप्शन देख लेते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह, छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है क्या, जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था। आचार्य शुक्ल देखेंगे तो छायावाद का शब्द प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहे। पहला रहस्यवाद और उसके बाद दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। छायावाद की लघुत्रयों में महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा आते हैं। छायावाद का श्लाका पुरुष सूर्यकांत त्रिपाठा निराली को कहा जाता है। क्या कहा जा रहा है? छायावाद का श्लाका पुरुष किसको कहा जा रहा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे जो है, इस तरह से छायावाद का श्लाका पुरुष किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। अब आ जाते हैं हम प्रगतिवाद में। तो प्रगतिवाद जो है आपका है 1936 से 1942 तक की अवधि को प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। प्रगतिवाद 1936 से 1942 तक की अवधि को प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक कौन थे? कार्ल मार्क्स थे। कौन थे? कार्ल मार्क्स थे। प्रगतिवाद 1936 से 1942 तक की अवधि को प्रगतिवाद कहा जाता है। इन्हें जो है प्रगतिवाद के प्रवर्तक कौन थे? कार्ल मार्क्स थे। पंत व निराला जी को प्रगतिवादी का कवि माना जाता है। पंत और निराला जी को क्या माना जाता है? प्रगतिवादी का कवि। नागार्जुन वैद्यनाथ मिश्र को प्रगतिवादी श्लाका पुरुष कहा जाता है। देखो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी बार यहाँ पे क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंफ्यूजिंग करते हैं। यहाँ पे पहला क्या कहा गया है कि प्रगतिवाद 1936 से 1942 की अवधि को प्रगतिवाद कहा जाता है। प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक कौन है? कार्ल मार्क्स हैं। और पंत व निराला के हैं? प्रगतिवादी के कवि हैं माना जाता है। और नागार्जुन वैद्यनाथ मिश्र को क्या किया जा रहा है? प्रगतिवाद का श्लाका पुरुष कहा जा रहा है। और यहाँ पे हमने अभी ऊपर देखा था, क्या देखा था कि जो छायावाद का श्लाका पुरुष वो कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या है? छायावाद के कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। लेकिन अगर हम यहीं पे देखते हैं, जो प्रगतिवाद के श्लाका पुरुष हैं वो कौन है? नागार्जुन वैद्यनाथ मिश्र हैं। उसके बाद आ जाते हैं प्रयोगवाद। प्रयोगवाद आपका 1943 से बाद के कालखंड को प्रयोगवाद कहा जाता है। प्रयोगवाद आगे देखेंगे। प्रयोगवाद सबसे अधिक अस्तित्ववाद से प्रभावित है। प्रयोगवाद सबसे अधिक अस्तित्ववाद से प्रभावित है। प्रयोगवाद के जनक अज्ञेय जी हैं। प्रयोगवाद के जनक कौन है? अज्ञेय जी। प्रयोगवाद का आरंभ अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक 1943 से माना जाता है।
अब यहाँ पे तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित हैं। कौन है 7 कवि? कौन कौन है? अज्ञेय के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हुए। कौन कौन से? तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959 और चौथा सप्तक हुआ था 1979 यानी 1979। अब यहाँ पे देखेंगे हिंदी आंदोलन से संबंधित साहित्यिक संस्थाएं। सबसे पहले यहाँ पे नाम है नागरी प्रचारिणी सभा। क्या है? नागरी प्रचारिणी सभा। स्थापना कब हुई थी? 1893 ईस्वी में। संस्थापक त्रय थे श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार शर्मा। और मुख्यालय कहाँ पे है? काशी वाराणसी में। क्वेश्चन किसी भी तरह से बन सकता है। बिहारी हिंदी साहित्य सम्मेलन देखेंगे, ये 1919 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय आपका पटना में है। हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 ईस्वी में प्रथम सभापति जो थे मदन मोहन मालवीय, और कहाँ पे है? प्रयाग में जो है इनका मुख्यालय है। आगे आ जाएंगे बिहार विद्यापीठ। बिहार विद्यापीठ, तो बिहार विद्यापीठ क्या हो जाएगा? 1921 ईस्वी में पटना मुख्यालय स्थापना है। गुजरात विद्यापीठ 1920 ईस्वी में अहमदाबाद यहाँ पे मुख्यालय है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा पूर्व नाम हिंदी साहित्य सम्मेलन 1927 में स्थापना, मद्रास मुख्यालय। उसके बाद हिंदुस्तानी एकेडमी 1927 स्थापना, इलाहाबाद में मुख्यालय है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 1936 ईस्वी, वर्धा में मुख्यालय। हिंदी विद्यापीठ 1929 में स्थापना, देवघर में स्थापना। बम्बई हिंदी विद्यापीठ 1938 में और बम्बई में मुख्यालय है। महाराष्ट्र राष्ट्र सभा 1937 और पुणे मुख्यालय। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद 1951, पटना मुख्यालय। असम राष्ट्रभाषा 1938 ईस्वी, असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 1938 ईस्वी, गुवाहाटी मुख्यालय। नागरी लिपि परिषद 1975 ईस्वी, नई दिल्ली। अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ 1964, नई दिल्ली मुख्यालय। अब आ जाएंगे हम राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा का विकास। राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा का विकास। अब इसमें देखेंगे सबसे पहले हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया है और प्रत्येक वर्ष जो है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में बनता है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हिंदी को जो है 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से क्या माना गया? राजभाषा का रूप माना गया है। और 14 सितंबर को क्या माना जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस जो हमारा जो भारत देश है, यहाँ की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी को ही यहाँ की क्या है? कामकाज के तौर पे यहाँ पे राष्ट्रभाषा के तौर पे अंग्रेजी को लिया जाता है, लेकिन वैसे हमारी यहाँ पे कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। मैकाले के काल से स्वतंत्रता तक अंग्रेजी राजभाषा थी, जबकि अकबर के समय फारसी राजभाषा थी। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मैकाले के काल में जो स्वतंत्रता तक अंग्रेजी क्या थी? यहाँ पे राजभाषा थी, लेकिन जब अकबर का समय था तब यहाँ पे क्या थी? राजभाषा कौन सी थी? ये थी फारसी। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा था। किसने रखा था? संविधान सभा में जो है हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? ये रखा गया था गोपाल स्वामी अयंगर द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी है। और संविधान के अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग व संसद की समिति का उल्लेख किया गया है। क्या किया गया है? संविधान का जो अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी, और जो लिपि होगी वो कौन सी होगी? देवनागरी होगी। और संविधान का जो अनुच्छेद 344 है, इसमें राजभाषा आयोग व संसद की समिति का उल्लेख किया गया है। प्रथम राजभाषा आयोग के गठन का आदेश जून 1955 को जारी किया गया था। कब किया गया था? प्रथम राजभाषा आयोग का जो गठन किया गया था, इसका जो आदेश दिया गया था, ये दिया गया था जून 1955 को जारी किया गया था। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खेर बीजी खेर थे। और आयोग की प्रथम बैठक कब हुई थी? 15 जुलाई 1955 को।
और संसदीय राजभाषा समिति जीबी पंत यानी गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में 16 नवंबर 1957 में गठित हुई थी। अनुच्छेद 346 दिया गया है। तो अनुच्छेद 346 में है कि एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी अन्य राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा संघ द्वारा तत्समय प्राधिकृत भाषा आपसी करार होने पर दो राज्यों के बीच हिंदी। अनुच्छेद 348 में कहा गया है कि जो उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों एवं संसद व राज्य विधानमंडल के अधिनियमों विधायकों में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 349 में दिया गया है कि जो भाषा से संबंधित कुछ विधियां हैं अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया राजभाषा संबंधी कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पेश नहीं की जा सकती है और राष्ट्रपति भी आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद ही मंजूरी दे सकेगा। अनुच्छेद यहाँ पे 350 दिया गया है कि व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा किसी भी देश भाषा में सबसे पहले दी गई है कि भाषा जो है अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षा की सुविधाएं हैं। और आप एनईपी में भी पढ़ रहे होंगे, एनईपी भी जो 2020 की एनईपी है या अन्य अभी 2023 में भी यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे जो है पहली भाषा त्रिस्तर दिया गया है। तो 2020 में एनईपी में त्रिस्तर की भाषा यानी पहली क्या होनी चाहिए, आपकी मातृभाषा होनी चाहिए। तो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 351 में क्या कहा गया है कि हिंदी विकास के निर्देशों का उल्लेख है। और अनुच्छेद 120 के तहत संसद में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा को उल्लेख। अनुच्छेद 210 देखेंगे, इसके तहत विधानमंडल में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा है। और संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से और अनुच्छेद 351 तक 8वीं अनुसूची में राजभाषा को उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद जो 351 है यहाँ पे क्या है, 8वीं अनुसूची में राजभाषा को उल्लेख किया गया। राजभाषा अधिनियम 1963 1967 में संशोधित पारित हुआ था। क्या, राजभाषा अधिनियम 1963 1967 संशोधित में पारित किया गया था। और राजभाषा अधिनियम 1963 में 9 धाराएं हैं। कितनी है? 9 धाराएं। 1950 में जब संविधान लागू हुआ था तब 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, जो अब बढ़कर कितनी हो गई हैं? 22 हो गई हैं। पहले कितनी थी? 14 भाषाएं थी। संविधान के 8 अनुसूची में 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, इसमें कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को, अंग्रेजी को छोड़ के। सबसे पहले असमिया, बांग्ला हो गया, गुजराती हो गया, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी में सिंधी भाषा, यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे कि जो यहाँ पे एक भाषा उठा लेंगे और यहाँ पे पूछा जाएगा कि ये भाषा को जो है किस संशोधन के तहत यहाँ पे भाषा को अनुसूची में दिया, प्रादेशिक भाषा में उल्लेख किया गया है। तो जो 21वां संविधान संशोधन था उसमें 1967 में सिंधी भाषा को किया गया। और उसके बाद 71वां संविधान संशोधन आया और 1992 में, और उसमें जो है कोंकणी हो गया, मणिपुरी हो गया, नेपाली हो गया। और 92वें संविधान संशोधन आया 2003 में, उसमें क्या किया गया, बोडो हो गया, डोगरी हो गया, मैथिली और संताली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 97वां संशोधन में उड़िया भाषा का नाम परिवर्तन कर दिया गया और इसका नाम रखा गया ओडिया। क्या हुआ था? जब 97वां यानी 97वां संशोधन हुआ था और उसमें उड़िया भाषा का यहाँ पे परिवर्तन करके क्या कर दिया गया, ओडिया कर दिया गया। अब यहाँ पे राजभाषा के विकास से संबंधित संस्थाएं देख लेते हैं। तो सबसे पहले राजभाषाई गृह मंत्रालय के अधीन क्या है, सबसे पहले संस्था और इसकी स्थापना और कार्य। संस्था है राजभाषा विधायी आयोग, स्थापना हुई थी 1965-75 में। और ये जो कार्य करती है, केंद्रीय अधिनियमों के हिंदी पाठ का निर्माण। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, इसमें 1971 में स्थापना की गई थी और देश में अनुवाद की सबसे बड़ी संस्था है। राजभाषा विभाग देखेंगे, इसकी स्थापना 1975 में की गई थी और संघ के विभिन्न शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के परगामी प्रयोग से संबंधित सभी मामले हैं। शिक्षा मंत्रालय के अधीन देखेंगे तो ये जो संस्था है, स्थापना है और कार्य,
तो साहित्य अकादमी नई दिल्ली में स्थापना की गई थी 1954 में और साहित्य को बढ़ावा देने वाली शीर्ष संस्था है। नेशनल बुक ट्रस्ट यानी नेशनल बुक ट्रस्ट NBT नई दिल्ली में 1957 में स्थापना की गई थी और कार्य है शिक्षा, विज्ञान व साहित्य की उच्च कोटि की पुस्तकों का प्रकाशन कम मूल्यों पर जनता तक उपलब्ध कराना। केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली 1960 में स्थापना की गई थी और इसका जो कार्य है शब्दकोशों, विश्वकोशों और हिंदी भाषाओं के लिए पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन करना। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग नई दिल्ली में है 1961 में स्थापना की गई थी और इसका जो कार्य है फ्रेंड्स वो है विज्ञान व तकनीकी से संबंधित शब्दावलियों का प्रकाशन करना। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन देख लेंगे तो सबसे पहले क्या है आपका प्रकाशन विभाग है, पब्लिकेशन डिवीजन 1941 में स्थापना की गई थी। फिल्म प्रभाग है, यहाँ पे फिल्म डिवीजन आपका 1948 में स्थापना की गई थी। पत्र सूचना कार्यालय नई दिल्ली 1956, आकाशवाणी 1957 और दूरदर्शन आपका 1976। आगे देखेंगे आगे यहाँ पे है विधि या कानून मंत्रालय के अधीन। सबसे पहले संस्था तो राजभाषा विधेयी आयोग 1975 में स्थापना हुई थी और ये जो आयोग है पहले गृह मंत्रालय के अधीन था। प्रमुख कानूनों के हिंदी पाठ का निर्माण करना। संस्था अगली कौन सी है? केंद्रीय हिंदी समिति नई दिल्ली, स्थापना 1967 में की गई थी और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा हिंदी के प्रचार प्रसार के संबंध में चालू कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करना था। विश्व हिंदी सम्मेलन आप देखेंगे, विश्व हिंदी सम्मेलन देखेंगे यहाँ पे जो भी यहाँ पे हिंदी सम्मेलन कराए गए थे इन सभी का आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। 12 अध्ययन यहाँ पे कराए गए थे। तो सबसे पहला जो सम्मेलन हुआ था इसकी अवधि थी 10 से 14 जनवरी 1975 में और ये स्थान था नागपुर, भारत। उद्घाटन किया था इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री थी उस समय भारत की। अध्यक्ष उस समय थे शिवसागर राम गुलाम और मॉरिशस के तत्कालीन राष्ट्रपति। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये आपके जो हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पे सीटेट हो गया, आप कोई भी टीचिंग एग्जाम देते हैं या अन्य स्टेट एग्जाम देते हैं या सेंट्रल एग्जाम देते हैं, सभी में इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे दूसरा सम्मेलन हुआ था अवधि 28 से 30 अगस्त 1976 में, स्थान पोर्ट लुई मॉरिशस। तीसरा सम्मेलन 20 से 30 अक्टूबर 1983 और ये जो स्थान है नई दिल्ली है, भारत। चौथा सम्मेलन हुआ था 2 से 4 दिसंबर 1993 में और ये हुआ था पोर्ट लुई मॉरिशस में। पांचवा सम्मेलन 4 से 8 अप्रैल 1996 और ये स्थान है पोर्ट ऑफ स्पेन, ट्रिनिडाड एवं टोबैगो। छठवां सम्मेलन 14 से 18 सितंबर 1999 और ये स्थान है लंदन, ब्रिटेन में। सातवां सम्मेलन 5 से 9 जून 2003 और ये स्थान है पारामारा रिबो, सूरीनाम में। आठवां सम्मेलन हुआ था 13 से 15 जुलाई 2007 और ये स्थान था आपका न्यूयॉर्क, अमेरिका में। नवां सम्मेलन हुआ था, इसकी अवधि थी 22 से 24 सितंबर 2012 और यह स्थान था आपका जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। 10वां सम्मेलन हुआ था ये 10 से 12 सितंबर 2015 और ये था भोपाल, भारत। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। 11वां सम्मेलन देखेंगे, अवधि यहाँ पे 18 से 20 अगस्त 2018, स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय सभा केंद्र, पाई, पोर्ट लुई मॉरिशस के द्वारा। 12वां सम्मेलन अवधि ये थी 15 से 27 फरवरी 2023, स्थान आपका यहाँ पे था फिजी देश के नांदी शहर में आयोजित और विषय था हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। अब यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे तो महत्वपूर्ण तथ्यों को सबसे पहले संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है पाली। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा चंद्र शर्मा गुलेरी ने। अपभ्रंश व पुरानी हिंदी के मध्य के समय को कहा जाता है संक्रांति काल। बांग्ला, बिहारी, उड़िया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ था? मागधी। हिंदी के प्रथम कवि कौन थे? सरहपा। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन था? नहुस। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास दास। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती, किशोर लाल गोस्वामी। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई। हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र समाचार सुधा वर्षण। हिंदी की प्रथम पत्रिका संवाद कौमुदी। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पद्मावत।
प्रेमचंद्र की प्रथम कहानी पंच परमेश्वर, हिंदी की आदि कवयित्री मीराबाई और तार सप्तक में सम्मिलित महिला कवयित्री शकुंतला, माथुर व सुमन राज्य। मीराबाई के गुरु का नाम रैदास, तुलसीदास के गुरु का नाम नरहरिदास और प्रेमचंद्र का प्रथम उपन्यास प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह उपन्यास। यहाँ पे अष्टाप के कवि देखेंगे तो अष्टछाप के जो है कवि देखेंगे। सबसे पहले बल्लभाचार्य के शिष्य थे और यहाँ पे विट्ठल नाथ के शिष्य थे। कौन कौन थे? तो बल्लभाचार्य के शिष्य थे कुंभन दास, परमानंद दास, सूरदास, कृष्ण दास। विट्ठल नाथ के शिष्य थे चित स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्बुद्ध दास और नंददास। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जो है अष्टछाप के कवि क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि बल्लभाचार्य के शिष्य कौन थे, विट्ठल नाथ के शिष्य कौन थे। इन दोनों के जो शिष्य थे ये बने हमारे अष्टछाप के कवि। तो यहाँ पे हमारे जो है हिंदी का जो पहला चैप्टर है ये कंप्लीट हुआ। यहाँ पे हमारे बेसिक पॉइंट थे, जो भी बेसिक पॉइंट यहाँ पे थे जिनको हमने यहाँ पे अध्ययन किया और पूरा यहाँ पे जो यहाँ पे क्वेश्चन किसी भी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे इन सभी को हमने यहाँ पे अध्ययन किया। ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। इसका जो थर्ड चैप्टर आपका जो थर्ड वीडियो देखने को मिलेगा ये मिलेगा आपको क्वेश्चन आंसर का यानी एमसीक्यू का। और एमसीक्यू अगर हम पहले चैप्टर को रीड आउट करते हैं देन हम एमसीक्यू करेंगे तो हमारा जो चैप्टर का कंसेप्ट है वो और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वीडियो हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।